एक दूसरे को अगर प्यार नहीं रखेंगे और नेचर को अगर आप सम्मान से नहीं देखेंगे तो फिर यही नेचर जो आपको सपोर्ट करता है यही आपके लिए हानिकारक भी बन जाए। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की बात की तो मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, किस तरह से ये काम करता है और क्या उद्देश्य हैं इसके। देखिए, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस जो शुरू हुई, ये जो आपका G20 कन्वेंशन में जिसने भारत जिस समय प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, और भारत ने जो नारा दिया वसुदेव कुटुंबकम, वहाँ से ये यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई कि इन यूथ को कैसे हमारे प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा जाए, बताया जाए और इन्हीं यूथ के साथ कैसे इन सबको भारत देश में और पूरी दुनिया में प्रस्तुत किया। आज के युवा के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जेनजी ऐसा है, जेनजी वैसा है, ये समझता नहीं है, सुनता नहीं है। आपके विचार क्या हैं इस पर? नमस्कार, मेरा नाम है विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट। वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित सदा नीरा के कार्यक्रम में हम हैं, जहां पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। बात कर रहे हैं पर्यावरण की, जल की, थल की, नभ की, सबकी, क्योंकि सबकी बात करना ही बेहद ज़रूरी है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कहते हैं कि ज़मीन पर अगर पानी ठहरे तो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर जाता है, तब जाकर हमारा वाटर लेवल बढ़ता है, या यूं कहें कि तब जो आग धरती के अंदर जल रही है वो कुछ धीमी पड़ती है। इसे ही कहते हैं जीवन में अनुभव, और अनुभव हमें सिखाता है वो सारी चीज़ें जो हमें बेहतर बनाती हैं। और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, हमारे मेहमान, उनका एक लंबा अनुभव है कार्यक्षेत्र में, लोगों के बीच जाने, लोगों से मिलने में। हमारे साथ हैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट श्री गोपाल मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। वैसे तो आपकी कई भूमिकाएं हैं, लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपकी थोड़ी शिक्षा, स्कूल में थोड़े शैतान थे, नादान थे, कैसे थे, और उसके बाद हायर स्टडीज़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस पॉडकास्ट में आपने बोलने का मौका दिया। पैदाइश मेरी कानपुर उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद करीब 12 प्रदेश भारत के उसमें मैं रह चुका हूँ, और इसके अलावा 2 या 3 और देशों में भी रह चुका हूँ भारत के अलावा। ये सब जो भी सिलसिला था, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा काम, कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसफ़र भी होते हैं, नौकरी भी बदली जाती है, उसी सिलसिले में ये करीब 30-35 साल करीब 15 जगह में गुजर चुके हैं। आप बहुत काइंड हैं, आपने बोला कि समय को आपने अनुभव का शब्द दे दिया। हाँ, कई चीज़ों से गुज़रे हैं, कई नज़ारे देखे हैं, कई तरीके के लोग और संस्थाओं के साथ काम किया है। तो आप चाहे उसको आप एक्सपीरियंस बोलिए या सम टोटल ऑफ एक्सपोजर्स बोलिए, थोड़ा बहुत ज़रूर है। अभी सर सदा नीरा जैसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर पर्यावरण की बातचीत हो रही है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की समाज को, देश को कितनी ज़रूरत है? See, सदा नीरा, or you can call it water forever, or you can call it eternal water. This is a one-week juxtaposition of several themes and events, which has been sponsored by the Chief Minister of the government of Madhya Pradesh. And under their aegis, the co-convener is United Consciousness. So I've been a part of United Consciousness for a few years now, and I'm here in that capacity. And what I have experienced over the last 2 days is that it's not only water or water conservation. I mean, you mentioned in your talk how water seeps into the earth and the groundwater table, how crucial that is. But last 2 days, what we've been looking at is we have seen how it is an amalgamation of all 5 elements: water, air, earth, water, space. How are these 5 elements who contain an element of other elements in themselves,
सो इनहेरेंटली इन नेचर एक सम्मेलन है, एक संगठन है, और ये 5 महाभूत इनको जिनको बोलते हैं, इन्हीं से पूरी सृष्टि का आकार हुआ है और साकार चलता है. Yeah. So what happened in these 2 days is there were certain researchers, scholars, Vedic scholars also, people from major corporates in India who are running very vast ESG programs. They are combining their goals of profitability and sustainability for ecological balance as well as generating social wealth. So all these people, they congregated around each of the 5 elements. They discussed the interconnectivity, they discussed the sustenance of one for the other. There were concepts of green energy, how to harness ISRO's, the geo-mapping abilities through satellites, what work is being done with deprived areas. There was also the waterman of India, Rajendra Singh ji, that how he has managed to resuscitate many rivers, and through which how many thousands of farmers have been able to get back to proper livelihood. Yes. So all these things happened. To go back to your earlier question, जैसा कि आपने पहले पूछा था कि भाई ये जो कॉन्क्लेव है और जो सदा नीरा के प्लेटफॉर्म में हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ और उससे क्या मिला. तो मेरे ख्याल से हम लोगों को जो इसमें मिला, कुछ स्पीकर थे, कुछ कन्वीनर थे और काफ़ी लोग ऑडियंस में थे. तो पहली शिक्षा तो ये मिली कि भाई इंडिविजुअल सेल्फ एंड नेचर, एक प्यार और सम्मान का रिश्ता है. एक दूसरे को अगर प्यार नहीं रखेंगे और नेचर को अगर आप सम्मान से नहीं देखेंगे, तो फिर यही नेचर जो आपको सपोर्ट करता है, आपको सस्टेन करता है, यही आपके लिए हानिकारक भी बन जाएगा. दूसरा ये है कि एक कॉन्सेप्ट, एक लेडी है स्पीकर, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने कहा कि ये जो नेचर में जिस समय में हम रह रहे हैं और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तरीके से उधार का सामान है. हमको विरासत में मिला है, आज हम यहाँ हैं, और जो ऑडियंस था उसमें नई पीढ़ी के कई लोग थे, छात्र छात्राएं थी और लोग थे. तो ये सामान हमें अब उनके लिए सुसज्जित रखना है, उनको सौंपना है, और फिर उसको ये बरकरार रखेंगे. तो इस तरीके की कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई जो कि देखिए कुछ मेंटल लेवल पे कनेक्ट करती हैं, कुछ दिल को छूती हैं. तो यही 2 दिन का 2.5 दिन का सम्मेलन है जी. इसके लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, नए आइडिया आए, नए थॉट्स आए कि कैसे एक समूह और संगठन हम लोग बना के हाउ ह्यूमैनिटी कैन लिव इन कॉन्सोनेंस विद नेचर, एंड हाउ डू वी use the 5 elements and respect the 5 elements so that we have ecological sustainability built in every activity and every program that we undertake in whatever capacity we may be working in, either with the government or in a scholarly institution or in a corporate and private sector in India. सर, that was the genesis. यस, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की बात की, तो मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जाने कि किस तरह से ये काम करता है और क्या उद्देश्य हैं इसके. देखिए, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस जो शुरू हुई, ये जो आपका G20 कन्वेंशन में जिसने भारत जिस समय प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, और भारत ने जो नारा दिया कि वसुदेव कुटुंबकम, यस, वन अर्थ वन फैमिली, वहाँ से ये यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई. यूनाइटेड कॉन्शियसनेस जिसके कन्वीनर डॉक्टर विक्रांत सिंह जी तोमर है, हम लोगों के ख्याल मिलते हैं इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. वो कई क्षेत्रों में कार्यरत है. सबसे बड़ा उनका है योगा का, कि कैसे योगा
120 देशों में योगा कैसे प्रचलित किया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल किया जाए, एक काम वो करते हैं। दूसरा काम वो करते हैं कि यूथ दोनों तरीके के स्टूडेंट्स एज वेल एज यंग प्रोफेशनल्स, कि इन यूथ को कैसे हमारे प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा जाए, बताया जाए, और इन्हीं यूथ के साथ कैसे इन सबको पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में प्रचलित किया जाए। तीसरा काम ये करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, और ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स वाली जो शाखा है उसमें कई IIMs के डायरेक्टर्स हैं, IITs के प्रोफेसर्स हैं, JNU वगैरह इस तरीके के यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कि जो भारत देश की जो नॉलेज, जो सिस्टम्स, ज्ञान विज्ञान बहुत कुछ था और बहुत कुछ है, और उसमें से काफ़ी कुछ हम लोग या तो भूल चुके हैं या इस्तेमाल नहीं करते। तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसे आज के एजुकेशन में लाया जाए, जिससे कि जो हमको विरासत में मिला है उसका हम सही रूप से उसको इस्तेमाल कर सके अपनी और अपने लोगों की, साथियों की जिंदगी को बेहतर बनाने की। चौथी चीज़ ये है, उस चौथे में वो एक छोटा सा थिंक टैंक है 15-20 लोग का जी, उसमें मैं पर्सनली ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। उसका नाम है यूनाइटेड काउंसिल फॉर एंशिएंट विजडम। तो उसमें क्या है कि ना केवल इंडिया, जो भी एंशिएंट विजडम 5000 साल पुरानी हो या उससे पहले वाली भी हो, उस एंशिएंट विजडम के कुछ गुण थे, उसके कुछ सिस्टम थे। खेती कैसे करनी है, सोसाइटी में कैसे किसको कैसे बिल्ड करना है, लॉज कैसे होने चाहिए, मैनकाइंड का विकास कैसे होना चाहिए, ये सब बातें उसमें हैं। तो उन बातों को हम कैसे चैनलाइज करें, जिससे कि आज की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, how is that ancient wisdom to be brought into leadership of these institutions, so that we are in sync with what humanity requires, how mankind will progress and prosper, while maintaining, the harmony with nature and ecological systems. तो अब इन सब चीज़ों के बारे में बात तो आपको डॉक्टर विक्रांत सिंह जी से करनी चाहिए। मुझे जितना मालूम है जी, पिछले 3-4 साल का जी, मैंने उसको आपका निचोड़ आपको बताने की कोशिश की। दोनों ही जगह सर आप यूथ से जुड़े हुए हैं, तो आज के युवा के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जेनजी ऐसा है, जेनजी वैसा है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, और आप दोनों ही जगह डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से यूथ आगे आ रहा है, काम कर रहा है। आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए, मेरे विचार बहुत सिंपल है। ये खामखा में हर 5, 7, 10 साल के पीरियड में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। 1950, 1960, 70, 80 ये सब करा के लोगों को नाम दे दिए जाते हैं। इसकी अच्छाई ये भी है कि आप एक जनरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पिछला जनरेशन और आज का जनरेशन और आगे वाला जनरेशन, उनकी कुछ सोच अलग हो सकती है, उनकी कुछ ज़रूरतें अलग हो सकती है। तो आप एक तरीके से कैटेगराइज करके आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फिर उसके अंदर उस पर इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं डालना चाहिए कि ये ऐसे हैं और वो वैसे थे और आगे वाले ऐसे होंगे। All of us are human beings. What we need is emotional relativity. Right. आपने 2 शब्द बोले, ये सुनते नहीं है, समझते नहीं है। उस पर मैं अपना आपको विचार ये बोलूँगा कि वो सब सुनते हैं और सब समझते हैं। दूसरा जनरेशन शायद उनकी नहीं सुनना चाहता है, और सुनने से कम शायद
चूंकि वो अलग है, उनको समझने में अपनी एनर्जी नहीं उतनी लगाना चाहता है जितनी की जरूरत है। आखिरकार में मैंने जो 2 पॉइंट बोले उसका मतलब निष्कर्ष यही है, आप किसी भी उम्र के हो, आपकी दाढ़ी काली है, मेरे बाल थोड़े से यहाँ सफेद हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे से आंख मिला रहे हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मेरे जवाब आप सुन रहे हैं, और क्या चाहिए? वो बैलेंस, एक तालमेल बना भाई रहना 7 बिलियन लोग हैं, पर ठीक है, सब में दिल तो हर एक में होता है ना। सही बात। दिमाग भी हर एक में होता है, खामखा में उसको क्यों आप कैटेगराइज करके और लोगों में सेपरेशन डालना चाहते हैं? एक दूसरे से बात कीजिए। इट इज द इमोशनल एक्सपीरियंस विच वन ह्यूमन creates to relate with another human. That's all. हो सकता है एंशिएंट विजडम आजकल 3-4 साल से ज्यादा पढ़ रहा हूँ तो इसलिए ऐसा दिमाग में ये ख्याल आया। But I think that is all that is required. आखिरी में सर ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई चीजें आपको लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल पर, पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर, जो उन्हें 1 या 2 चीजें जो आप सजेस्ट करना चाहें कि ये जरूर अब आ जाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। देखिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने कार्य के हिसाब से मशगूल हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए और ये पॉलिसी लेवल पे होगा और ये वाली संस्था करेगी और ये समूह करेगा। आप जहाँ भी हैं, अपना दिल और दिमाग और समझ बूझ से कार्यरत रहिए। किसी का इंतज़ार मत करिए कि अगर वो पॉलिसी बनेगी तो हम इस तरीके से काम करेंगे, अगर सरकार ऐसे बोलेगी या नहीं बोलेगी तो फिर बाकी इंस्टीट्यूशन ऐसे फॉलो करेंगे। कॉरपोरेट लोग प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मतलब दोनों के उसमें जुड़े रहते हैं कि भाई ये पहले कि वो पहले, दोनों साथ साथ में ही चलने वाले हैं। जेन जी, जेन अल्फा को हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अरे भाई समझो समझो और कुछ करो। ये आप या तो आप इसको बहुत कॉम्प्लेक्स समझें कि भाई इतने सबको एक साथ कैसे एक डायरेक्शन में चलाया जाए, या दूसरी तरफ आप इसको बड़े एक सिंपल तरीके से समझें जो मैंने कहा, अपनी समझ बूझ से जो आप जिस जिंदगी में जिस समय जिस छोर पे हैं कार्यरत रहिए। और 5 महाभूत जो बात हुई है, पांचों एलिमेंट जैसे आपस में एक साथ काम करते हैं। आप भी स्वयं, दूसरा ह्यूमन बीइंग, संस्था, सरकार, इंस्टीट्यूशन, सबके साथ अपने रिलेशनशिप में सम्मिलित होकर काम करते चलें। जितना बांटेंगे, जितना कैटेगराइज करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, काम कम होगा। सिंपल रखिए, कार्यरत रहिए। मैं तो इतना ही बोलूँगा। सर, एंशिएंट विजडम की आपने बात की है, उससे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आपके पास कुछ ना कुछ टिप्स हम सबके लिए होंगी कि जीवन जीने के सही तरीके क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तो मिस नहीं हो। तो कोई टिप्स आप हमें अगर दे दें तो कुछ हमारे जीवन में भी थोड़ा सुधार आएगा। अब आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि आपका जीवन सुधरा हुआ नहीं है? मुझे अगर आपके जवाब से ये संतुष्टि भी मिल जाए तो वो भी एक मेरे लिए अचीवमेंट होगा। देखिए, विजडम भले ही एंशिएंट हो, मॉडर्न हो, विजडम का तात्पर्य क्या है? विजडम का तात्पर्य ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, मुझे ये समझ है कि मेरा कार्य क्षेत्र या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, और उसके अंदर जितना मैं कंट्रीब्यूट योगदान कर सकूं, सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं करूं, और साथ में
दिल दिमाग को एकदम खुला रखूं कि दूसरों से रिलेशन बनते जाए, और मैं और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा दूसरों की विजडम अपने आप में ले पाऊँ, जिससे कि जो सेल्फ इन कम्यून विथ अदर्स है वो इम्प्रूव होता जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर सारे सेल्फ इस तरीके से सोचने लगें तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट बुरी बात नहीं है, पर कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाती है बस। क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसी नहीं है जो रिजॉल्व नहीं होती है, बट वो रिजोल्यूशन के टाइम में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उतनी कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगी। एक दूसरे को समझिए, अपना अपना काम करते रहिए। अब ये तो जो मैंने बोला, मैं वो विजडम में अपने आप को अप्लाई करता हूँ। अब इसको आप एंशिएंट बोलिए, करंट बोलिए, फ्यूचरिस्टिक बोलिए, मेरे ख्याल से मुद्दा वही रहेगा जी, तरीका वही रहेगा। जी सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे यही कहना चाहता हूं, जो मुझे समझ में आया कि जहां हैं जैसे हैं, हर कहानी में आपका किरदार है, और अपने किरदार को निभाते चलिए, कहानी अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। चाहे पर्यावरण की बात हो या जीवन की बात हो, जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे जो टिप्स आपने दी हैं उन्हें हम जीवन में फॉलो कर सकें और कुछ बेहतर कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टिप्स भी मैं याद रखूंगा। धन्यवाद।